एग्रीकल्चर के लिए 4-5 चीज़ों का होना अशद ज़रूरी है। सबसे पहले तो अच्छी किस्म की साइल चाहिए, उसके साथ साथ साइल में मॉइस्चर चाहिए और मॉइस्चर के डिफरेंट ज़राए हैं, चाहे वो रेनफॉल से हो, चाहे वो स्नोफॉल से हो। और जितना ज़्यादा स्नोफॉल होगा इतने हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो हेल्दी रहेंगे, और जब ग्लेशियर्स हेल्दी रहेंगे तो पर्कुलेशन ज़मीन में ज़्यादा होगी, और वो पानी ज़्यादा देर ज़मीन में जब पर्कुलेशन उसकी होती रहेगी तो ग्राउंड रिचार्ज उससे ज़्यादा होगा। और एग्रीकल्चर क्रॉप्स को रेज करने के लिए वाटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अलोन वाटर जो है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में रोल अदा करता है। अगर पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स का ग्रो करना निहायत ही बहुत मुश्किल काम है। जहां तक आपने पिछले साल का सवाल किया कि पिछले साल अक्टूबर में बर्फबारी हुई थी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और उस बर्फबारी का हम लोगों को बड़ा फायदा भी हुआ कि हमारी ज़मीनों में जितना टाइम ज़्यादा चिले कलां के ख़त्म होने के बाद भी जब बर्फबारी रही तो स्नो आस्ता आस्ता मेल्ट होती रही और ग्राउंड रिचार्ज होता रहा, और जो हमारा खरीफ सीज़न था वो इतना बढ़िया रहा। चाहे उसमें सीरियल क्रॉप्स को हम ले लें, चाहे पल्सिस क्रॉप्स को ले लें, चाहे वेजिटेबल क्रॉप्स को ले लें, और जिसका तखमीना इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल इसकी मुनासबत के लिहाज से कि जो पिछले साल गुजर गए कि जब जब कभी भी थोड़ा सा कम रेनफॉल देखा गया, कम स्नोफॉल देखा गया, तो हमारे यहाँ जो हमारी पैडी क्रॉप की जो प्रोडक्शन थी वो 72 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से हम लोगों को मिली, और वेजिटेबल की जो प्रोडक्शन 285 क्विंटल्स पर हेक्टर होती थी 305 क्विंटल पर हेक्टर हम लोगों को मिली। और इसमें से 25% ऑफ द टोटल वेजिटेबल फर्स्ट टाइम आउटसाइड द स्टेट, जिनको हमने यहाँ पे हमारी जो मार्केट लिंकेज थी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों ने MOU किए, और वो मुल्क की दूसरी रियासतों तक वो सब्जियां पहुंचाई गई, और जहां से बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में इन चीज़ों की डिमांड आई। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक हमारी जो हेरिटेज क्रॉप है कि सैफरान की क्रॉप, पिछले साल इसी बर्फबारी का नतीजा था कि अच्छे तरीके से ज़मीन में मॉइस्चर अवेलेबल थी, और जब उस क्रॉप के ग्रोइंग का सीज़न आया, क्योंकि अक्टूबर के महीने में हमारी ये क्रॉप जो है 15 अक्टूबर से निकलती है और 8 या 10 नवंबर तक ख़त्म हो जाती है, तो उसके दौरान जो 2-3 बारिशें होंगी उससे अच्छे तरीके से हमारा जो फूल था उसका फ्लैश अच्छा आया, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम हम लोगों को ज़्यादा मिली। जहाँ तक इस साल का सवाल है, हम देख रहे हैं कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में बर्फबारी कम हुई, लेकिन फिर भी इसमें एक हम लोगों को एडवांटेज है कि बर्फबारी जितने भी हमारे जिन पहाड़ों पे बर्फ होनी चाहिए थी वहां अभी तक बर्फ कसीर तादाद में मौजूद है, बट इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। अगर ये बर्फ और ज्यादा पड़ती और ज्यादा जमीन में मॉइस्चर अवेलेबल होती तो ये ज्यादा फायदेमंद रहती, लेकिन अभी तक के जो आदाद व शुमार हैं कि हमारी जमीन में इतनी मॉइस्चर है, अगर आने वाले वक्तों में बारिश होगी, क्योंकि बर्फ के होने का इम्कान तो अभी मार्च तक यहाँ है, क्योंकि अभी आज यहाँ 12 फरवरी चल रहा है, अगर मार्च तक भी बर्फ होती, लेकिन साथ साथ में हम लोगों को जिस चीज़ का अंदेशा करना है कि आफ्टर ऑल बात क्या है कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस चीज़ पे आपका मेन कंस्टेंट है कि ये बर्फबारी कम क्यों हो रही है, बारिशें क्यों कम हो रही हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों चेंज हो रही हैं, दीज आर ऑल मेन मेड इफेक्ट्स। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। इसके लिए जो बेसिक कारण मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जंगलात जो डेंस कवर होने चाहिए थे, जिस तरीके से हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में था कि 1/3 ऑफ द एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए, और उस 1/3 में से 2/3 जो है दैट शुड बी अंडर डेंस कवर। बट अगर आज हम देखते हैं तो पहाड़ों का हालात जो है वो सारे आपके सामने हैं। हम लोगों ने कभी लैंड कैपेबिलिटी के लिहाज से इसका इस्तेमाल किया ही नहीं, हम लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं कि प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग के लिहाज से हम लोग क्या कर पाए। हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते रहे, यहाँ पे एक लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी के लिए इन तमाम चीज़ों को बरूए कार लाना है। जंगलात कहाँ होने चाहिए, हार्टिकल्चर क्रॉप्स कहाँ होने चाहिए, एग्रीकल्चर क्रॉप्स कहाँ होने चाहिए, वेजिटेटिव कवर क्या होना चाहिए। अगर हम ज़मीन से कोशिश करें कि जितना पानी हम निकालें तो कम से कम हम उतनी प्लांटेशन कर लें, कम से कम हम उतना ग्राउंड रिचार्ज कर लें कि उसके 2 गुना ज़मीन में पानी जो है वो परकुलेट हो पाए। अगर हम चाहें कि हम 10 किलो पानी ज़मीन से निकालते हैं लेकिन
हम 1 किलो को भी परकुलेट होने के लिए जब चांस नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीजें, देयर इज अ थ्रेट फॉर एग्रीकल्चर एंड इट्स राइट सेक्टर्स इन द फ्यूचर एंड फॉर द ह्यूमनिटी हैज होल। मैं कहूंगा कि सब चीजों के लिए थ्रेट है, इंसान के लिए भी थ्रेट है। दो हम अभी सेफ हैं जम्मू एंड कश्मीर में, अभी जहां तक ये आदाद शुमार लगाए हैं, लेकिन हम लोगों को जल्दी से सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से वापस हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनको हम किस तरीके से ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं, ग्राउंड रिचार्ज कैसे किया जा सकता है, ताकि अल्टीमेटली इन सारी चीजों का फायदा जो है वो इंटीग्रेटेड लिहाज से काम किया जाएगा, तो तभी इस पे काम होगा। हमारे यहाँ मेनली 2 सीजन होते हैं, खरीफ और रबी। रबी में अगर आप पिछले सालों के आदाद शुमार को देखोगे तो मोस्टली कश्मीर में एरिया फैलो रहता था, लेकिन इस साल हमने कोशिश की कि जो एरिया फैलो रहता है उसके बीच में हमने डबल क्रॉपिंग की कोशिश की, और हमने ऑयल सीड में तकरीबन पिछले साल जितना एरिया लगा था उससे ज्यादा डबल किया। हमारी कोशिश ये है कि आप सिंगल क्रॉप के बजाय डबल क्रॉप लगाएं, लेकिन सारे कंस्ट्रेंट जो है उनको मद्देनजर रखना है। जहां तक खरीफ क्रॉप का सवाल है, हम 33% कंटीजेंसी प्लान हमारा ऑलरेडी होता है कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवर नहीं करेंगी, अगर मान लेते हैं कि हमें 1,35,000 हेक्टेयर में पैडी लगानी है तो 1/3 के लिए हमारा ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग होती है कि अगर किसी जगह पे ऐसा ड्रॉट आ जाता है तो ऐसी कौन सी वैरायटी लगाई जाएंगी, ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी लगाई जाएंगी, पल्सेस लगाई जाएंगी, ताकि इन तमाम चीजों को इंटीग्रेटेड अप्रोच के थ्रू ये देखा जाए कि फार्मर जो है अल्टीमेटली जो एंड यूजर है उसको किसी तरीके से नुकसान ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे एक ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि उसके अंदर एक कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन कंपोनेंट जो है, इसलिए कि इससे 45% से लेके 55% तक जो हमारा है वाटर की सेविंग होती है, और इसीलिए इन चीजों पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है कि अगर एक साइड से पानी की कमी हो रही है तो इस वाटर यूज एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है। इन सब चीजों को बरूकार लाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हमारी जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, हम सब लोग मिलकर इन चीजों पर काम कर रहे हैं। एक क्रॉप जो खरीफ में ग्रो करनी है उसके लिए एक मखसूस टाइम है। अगर मखसूस टाइम में उसके लिए इनपुट्स नहीं है, और सबसे पहले इनपुट्स क्या है कि अगर ड्राई स्पेल हो रहा है तो ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं है, तो दैट इज मेजर चैलेंज। जमीन तो है लेकिन जमीन के अंदर मॉइस्चर नहीं है, दैट द सेकंड चैलेंज। वन वे और अदर वे जितने भी चैलेंजेस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए क्रॉप है वो सारे के सारे चैलेंजेस हैं। देखो इसमें हम क्या काम करते हैं कि जितने हमारे हिली एरियाज हैं, जितने हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर यहाँ पे होती है, उन सब एरियाज के बीच में हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को बोलते हैं कि पर्कुलेशन टैंक्स बनाओ, कि जो भी आपके पास बर्फबारी हो, जो भी आपके पास बारिश हो, उससे कुछ ग्राउंड रिचार्ज हो जाए। जब हम एक जीरो रन ऑफ कंसेप्ट डेवलप करने की बात करते हैं तो उसके बीच में कुछ दायराकार में आते हैं कि हमारे जो पहाड़ है इनके ऊपर ट्री प्लांटेशन होनी चाहिए नेचुरल एज पर रेंज, जिस तरीके से जो फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं कि कहाँ पे दियार लगाना है, कहाँ पे क्या है, जब वहां पे वो लगे होंगे, उसके बाद श्रब्स लगी होंगी, उसके बाद ग्रासेस होंगे, जब ग्रास वाटरवेज होंगे, तो ऐसा हो जाएगा कि जो भी बारिश का कतरा खला से जमीन पे डलेगा वो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट जमीन के साथ नहीं होगा, और जब उसके साथ जमीन के साथ डायरेक्ट उसका कांटेक्ट नहीं होगा तो जमीन का इरोजन नहीं होगा, क्योंकि जमीन की जो टॉप फर्टाइल सॉइल है ये प्रोडक्टिव सॉइल होती है, और जिस वक्त पानी दौड़ने के बजाय चल के आएगा तो उससे ग्राउंड रिचार्ज हो जाएगा। इन सब मेजर चैलेंज पे काम करने की जरूरत है। वक्तन फक्तन चेक डैम पे काम होता है, डाइवर्शन ड्रेन पे काम होता है, प्लांटेशन पे काम होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने डिफरेंट डोमेन्स में ये काम करते हैं, बट बेसिक जो रीजन है कि हमें सोसाइटी को, हमें अपने समाज को एजुकेट करना है। जब तक अनटिल अनलेस हम अपनी सारी सोसाइटी में इस चीज की जानकारी नहीं देते, उनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं बढ़ाते, तो अलोन कोई एक डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज को कंट्रोल कर ले, ये किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। कि आने वाले जिस तरीके से हमारा जो एक्सटेंशन स्टाफ है वो 15 दिन में किसानों के पास जाता है, वहां से फीडबैक लेता है, वहां से जो प्रॉब्लम आती हैं उसके आउटकम के लिए फिर मीटिंग करके फिर उनको जवाब दिया जाता है। इसी तरीके से जब किसी सीजन की, देखो साल में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि खरीफ सीजन एंड रबी सीजन, जब इनकी प्रिपेयर्डनेस तैयार की जाती है तो एक क्रॉप कैलेंडर बनता है। जब क्रॉप कैलेंडर बनता है तो हर क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिहाज से अवेयरनेस प्रोग्राम का इनकाद किया जाता है। आज हमारा ये फेस है कि हमने अपने किसान की इकोनॉमी को डबल कैसे करना है, और डबल करने के लिए ऐसी कौन कौन सी मार्केटिंग इंटरवेंशंस हैं कि जिन इंटरवेंशन पे हम लोग काम करें और काम करके हमारे जो किसान की आमदनी है बढ़ेगी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कि हमने कश्मीर के लोगों का जो प्रोड्यूस है, जो बैरून मुल्क, इससे पहले हम लोग 6 कंसाइनमेंट दुबई भेज चुके हैं। आज वही हमारा जो सैफरान कश्मीर का जिसकी आप पहले बात कर रहे थे, वही सैफरान जो 60 या 70 हजार पे मिलता था, जब इंटरनेशनल लेवल की लैब बनी, जब हमारे सैफरान की जीआई टैगिंग होगी, वही सैफरान आज 2 लाख रुपए से ऊपर किलो बिकता है। यही कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन
जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो तमाम सोसाइटी के लिए है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए भी है, वो सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है, वो मीडिया के लोगों के लिए भी है कि किस तरीके से हम सभी लोग मिल के ये कोशिश करें कि ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज हो रही है इसके खिलाफ हम सब लोग मिल के मिशनरी मोड में अगर काम करेंगे तो तभी हम अपनी सोसाइटी में अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं।